सेठी साहब, मामला वहीं का वहीं और वही आप वाली पेशगोई के हल्की फुल्की टुक टुक जारी रहेगी। तो वो ऐसा ही है कि एमओयू के बारे में तो कहा जा रहा है कि वो कोलैप्स कर गया है, जब ब्लॉकेड भी हो गया, हमले भी जारी हैं। ईरान की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि अब एमओयू अपनी असल हालत में मौजूद नहीं है, उधर से हुतीज़ पे एक्टिव हो चुके हैं। सो इस वक्त करंट सिचुएशन को अगर आप डिफ़ाइन कर सके तो आप इससे क्या नाम देंगे? एक्चुअल पोजीशन क्या नहीं है? इसका तो बड़ा सीरियस है, ये ठुक ठुक नहीं है, ये तो एस्केलेशन पे आ गए अब। दिस इज़ पार्ट ऑफ द एस्केलेशन लैडर, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप ने जिस किस्म की बमबारी की है उसके बाद ईरान ने काउंटर किया है जी। और अभी एक बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन डेवलप हो गई है। अभी आपको पता है कि ये अभी एक रॉयटर्स ने सर्वे किया है अमेरिका के अंदर कि ईरान और यूएस का सीज़ फायर जो है ये चलेगा या नहीं चलेगा। जी। तो उसमें 80% लोग जो वो समझते हैं कि ये अब जंग चलेगी, ये सीज़ फायर नहीं होगी। अब आप सोचिए एकदम पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है और ये इसीलिए हुआ है बिकॉज अमेरिका ने पहल की है इसके अंदर। हाँ, ये ईरान ने पहल नहीं की, अमेरिका ने पहल की है। जी। तो उसकी वजह से फिर ईरान ने जब काउंटर किया है तो फिर यही अमेरिका ने उसके ऊपर फिर किया। अब वो लोग तो यहाँ कह रहे हैं कि शायद एक आध जो आइलैंड है उसके ऊपर ट्रूप्स को भी अमेरिका भेज दे। जी। अच्छा, सो अब आई थिंक थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड। कुछ सिर्फ थोड़े से लोग हैं जो समझते हैं कि जी एक आध हफ्ते के अंदर ये जंग जो है ये ख़त्म हो जाएगी, फिर एक दफ़ा सीज़ फायर हो जाएगा। मगर इसी तरीके के साथ लोग ये समझते हैं अमेरिका में कि 60% से ज़्यादा लोग ये समझते हैं कि तेल की कीमतें और बढ़ेंगी। लेकिन अभी तक ऐसा, हाँ, अभी जो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि अभी तेल की कीमत उस तरीके से नहीं बढ़ी। और बड़े लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई क्यों अभी अगर ये सीरियस अटैक और काउंटर अटैक चल रही है और स्ट्रेट फिर बंद हो गया है तो वाई इज़ इट के ऑयल प्राइसेस एकदम उतनी नहीं बढ़ी। मेरा ख्याल है इसमें 2-3 इसके रीज़न्स हैं। एक तो ये है कि मेरा ख्याल है कि चाइना ने अपनी डिमांड जो है फॉर टाइम बीइंग के लिए वो थोड़ी रिड्यूस कर दी, बिकॉज ईरान का सबसे ज़्यादा तेल चाइना को जाता था। तो चाइना, और अब क्योंकि ईरान की शिप्स के ऊपर पाबंदी लगा दी है अमेरिका ने और ईरान ने लगा दी है पाबंदी बाकी सारी शिप्स के ऊपर, तो सप्लाई तो रुक गई है, मगर चाइना की जो डिमांड थी वो थोड़ी सी कम हुई है। उन्होंने अपनी रिजर्व्स इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। अच्छा। इसी तरीके के साथ अमेरिका अपनी रिजर्व्स अभी तक खोल के दिया जा रहा है, उसे रोका नहीं है। अभी ज़रा 3 हफ्ते या 4 हफ्ते और लगेंगे बिफोर अमेरिका भी उसके ऊपर स्टॉप करेगा। तो वहाँ से भी आ रही बबल मंदब से जो रेड सी वो जो सारा इलाका है वहाँ से भी अभी शिप्स जा रही हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि सऊदी अरेबिया ने क्या किया है कि अपनी सारी सप्लाई लाइन में से 70% उससे शिफ्ट कर दी है टूवर्ड्स दैट पाइपलाइन जो रेड सी जाती है। इंस्टेड ऑफ द गल्फ वो जो उन्होंने अक्रॉस द लैंड जो पाइपलाइन बनाई हुई है उसको उन्होंने फुल स्पीड पे जैसे ऑल्टरनेट रूट रख लिया उसको। तो सऊदी सप्लाईज भी चल रही हैं जी, रशियन सप्लाईज भी चल रही हैं और अमेरिकन भी अपनी आउटपुट को रिजर्व्स को कम कर रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज़ द शॉर्ट टर्म द रीज़न वाई इस वक्त तेल कीमतें जो है अभी स्टेबल हैं। मगर अगर ये आगे अनदर 2 हफ्ते तक ये चलता रहा ऐसे ही, लड़ाई झगड़े चलते रहे और कोई सीज़ फायर ना हुई और स्ट्रेट फिर बंद रहा तो फिर आप देखिएगा कि ये एस्केलेशन और होगी और उस एस्केलेशन के अंदर बबल मंदब जो है हुतीज़ उसको भी बंद कर देंगे। ईरान ने ऑलरेडी हुतीज़ को कह दिया है कि हम इशारा करेंगे तो आप बंद कर दीजिएगा। अगर वो बंद हो गया तो फिर तो आप समझिएगा तो ऑयल प्राइसेस $150 पे चली जाएंगी, बिकॉज 15% तेल उधर से आता है, 20% तेल जो है वो गल्फ से आता है, हरमुज से आता है। तो 35% सप्लाई कम होगी तो बड़ा मसला बन जाएगा ना फॉर एवरीवन। बैक टू स्क्वायर वन सिचुएशन है, बहुत खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी। ये एनालिसिस आपने इस मामले के शुरू होने से पहले दिया था कि इस तरह से, और अब एमओयू के बाद तकरीबन 1 महीने बाद 17 जून को ये एमओयू साइन तो अब देखिए वहाँ पहुँच गए हैं। तो लेकिन रेड सी इसके मामले पे तो रेड लाइन पाकिस्तान ने करार दे दी है ना, राइट? नहीं, रेड लाइन तो जनाब अब रेड लाइन तो कोई ओबे नहीं कर रहा ना। अमेरिका ने बमबारी की है जी। अब इल्ज़ाम ये लग रहा है कि ईरान ने भी वापस बमबारी की है। अच्छा, अब ये है कि ईरान कह रहा है कि अगर आपने हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि वॉर क्राइम जिसे कहा जाता है, अगर अमेरिका ने अटैक किया हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर को तो फिर हम बहरीन, कुवैत,
सऊदी अरेबिया, आपके जहाँ जहाँ अड्डे हैं, जहाँ जहाँ जो लोग आपके साथ हैं, उनको भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करेंगे, दैट विल बी एन एस्केलेशन। वो बहुत बड़ी एस्केलेशन होगी। राइट। और अगर ये हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप का मिड टर्म्स में तो उड़ जाएगा। तो अब डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअली प्रेशर जो है ईरान पे नहीं है इस वक्त, जो प्रेशर है डोनाल्ड ट्रंप पे है। और मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में कहा था 1 महीना है डोनाल्ड ट्रंप के पास जी। ये जुलाई और अगस्त का महीना, सितंबर अक्टूबर में ही हैज़ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नवंबर। उस वक्त तक अभी ऑलरेडी पब्लिक ओपिनियन जो है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जा रहा है, हर महीने उसकी रेटिंग गिरती जा रही है। और यहाँ तक कि अब डेमोक्रेट्स जो हैं सेनेट के अंदर या हाउस के अंदर, वो ऑलरेडी उन्होंने कहना शुरू कर दिया। अभी एक वोटिंग हुई है जिसमें 104 अगेंस्ट 300 एंड समथिंग। ये पहली दफ़ा हुआ है जिन्होंने कहा है जी कि अब इसराइल को जो है वी हैव टू रोकना पड़ेगा इसराइल को, बहुत आगे चला गया, वी कांट फाइट इसराइल्स वॉर्स। तो ये अमेरिका के अंदर भी एक तब्दीली आ रही है। जेडी वैंस जो इंटरव्यू देते हुए कह रहे हैं, जेडी वैंस की आप बात कर रहे हैं, कमाल कर दिया जेडी वैंस ने। उसने तो इल्ज़ाम लगा दिया इसराइल के ऊपर। उसने कहा पूरी इसराइल और इसराइली लॉबी जो है अमेरिका में, एपैक, वो पैसे लगा के और इस जंग को चलाना चाहते हैं, और वो ये जो हम MOU बनाना चाह रहे हैं उसके खिलाफ लगे हुए हैं और मुझे अटैक कर रहे हैं। उसने तो खुल के बात की है। इट्स शॉकिंग। ये आज तवक्को नहीं कर सकते थे आयशा कि ये अमेरिका के अंदर कोई खुल के वाइस प्रेसिडेंट इसराइल के खिलाफ ऐसी बात पोजीशन ले लेगा, और उसने खुल के बात की है कि जी यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसराइल की लॉबी जो है वो अमन नहीं चाहती, वो चाहती है जंग हो। और वो अब पूरा प्रोपेगेंडा कर रही है और अपने बारे में कहा कि मेरे खिलाफ पूरा एक महाज बना दिया उन्होंने। दिस इज फैंटास्टिक, दिस इज अ न्यू डेवलपमेंट जी। और फिर ये जो रॉयटर्स का और इप्सोस का जो सर्वे है जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूँ, इट इज़ अनबिलीवेबल किस किस्म की बातें हो रही हैं। 79% वो कहते हैं कि ये वॉर चलेगा एक्सटेंडेड पीरियड के लिए। अच्छा, इसी तरीके के साथ सिर्फ 37% है जो समझते हैं कि अमेरिका जो स्ट्राइक्स कर रहा है वो सही हैं। बाकी मेजॉरिटी समझती है कि अमेरिका को नहीं करनी चाहिए दीज मिलिट्री स्ट्राइक। और 60% से ज़्यादा समझते हैं कि जी गैस की कीमतें, तेल की कीमतें अमेरिका में अब बढ़ेंगी। और आधे लोग ये समझते हैं कि ये जंग जो है इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो वॉर के ख़िलाफ़ तो अब महाज बन गया है अमेरिका के अंदर। तो आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी गौर से सोचना पड़ेगा। मगर इसमें एक और भी बात है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ढूंढ रहा है कोई रास्ता बेइज्जती के बगैर निकले, फेस सेविंग। तो उसके लिए पाकिस्तान से ज़्यादा कौन काम आएगा? पाकिस्तान बेचारा इस वक्त जिस तरीके से सिचुएशन जा रही है, पाकिस्तान थोड़ा सा आउट हो गया है फ्रॉम द नेगोशिएशंस। तो कतर इन है? कतर भी कोई ख़ास इन नहीं है इस वक्त। बातें जो है ना वो बहुत आगे बढ़ गई हैं। फिर इसको ठंडा करने के लिए फिर भागदौड़ बहुत करनी पड़ेगी। और अभी ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद ईरान की जो 2 लाइन्स है ना, एक तो वो जो नेगोशिएट करना चाह रहे हैं, एक वो जो लड़ना चाह रहे हैं। जो लड़ना चाह रहे हैं वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान थोड़ा ज़्यादा ही भागदौड़ कर रहा है अमेरिका को बचाने के लिए। सो इसलिए वो जाहिर है वो तो अपने लोगों के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, तो जो मीडिएटर है उसके ऊपर भी करेंगे वो। तो इस किस्म की सिचुएशन बनी हुई है। अब अभी फील्ड मार्शल साहब गए थे वहाँ टर्की, जहाँ से जो खबरें मिली हैं वो यही है कि फील्ड मार्शल साहब की और अर्दोगान साहब की टेलीफोन कॉल हुई है टू डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा। दोनों ने रिक्वेस्ट की है कि यार प्लीज़ बैक ऑफ करें। और डोनाल्ड ट्रंप का मसला ये है कि उसको फेस सेविंग चाहिए। ईरान को चाहिए उसको फेस सेविंग देना, मगर ईरान दे नहीं रहा है। ईरान भी बड़ी हार्ड लाइन लेके बैठा हुआ है और उसकी हार्ड लाइन यही है कि ये आज अगर हमने सॉफ्ट लाइन ली तो आगे जाके तकलीफ होगी।